हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो बिल्कुल सही जगह पर क्लिक की हो, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे, सारा सोल्यूशन बता देंगे, और साथ में आपको बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हेडिंग में हमारा यहाँ पर लिखा है। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है राष्ट्रवाद। अब ये क्या होता है, ये चीज क्या होता है राष्ट्रवाद, आइए थोड़ा इसे समझाते हैं आपको, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आइए राष्ट्रवाद को समझते हैं। बोल रहा है कि किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच एकता, प्रेम और समर्पण की भावना को, समर्पण की भावना को क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग में, यानी किसी जगह पर रहने वाले वो लोग होते हैं जिनमें एकता आती है, यानी वो मिल करके रहना चाहते हैं, देश के प्रति उनका प्यार उमड़ता है और समर्पण की भावना उन्हें दिखाई देता है अपने देश के प्रति। इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। देखिए आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले यूरोप में, दोस्तों जो पहले यूरोप में था उसमें बहुत सारे राज्य, स्टेट्स और बहुत सारे रियासतें थी। पहले जो थी यूरोप में बहुत सारे स्टेट थी अलग अलग, और रियासतें थी। हर जगह अलग राजा, अलग भाषा, अलग कानून थे। क्या अलग अलग कानून थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग भाषा थी हर जगह। देखिए बोल रहा है कि फिर धीरे धीरे लोगों में ये सोच पैदा हुई कि हम सब एक हैं। लोगों में ये सोच पैदा हुई कि अरे यार, हम अलग अलग क्यों हैं, हमारा तो देश एक ही होना चाहिए, फिर हम ये इतने अलग क्यों हैं, हमारा अलग राज्य क्यों है, अलग हमारा जो भाषा क्यों है, अलग हमारा कानून क्यों है, अलग अलग जगह। तो ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो लोगों में धीरे धीरे ये सोच पैदा हुई कि हम सब एक हैं और हमारी संस्कृति, भाषा और इतिहास ये भी एक है, तो हमें भी एक राष्ट्र यानी नेशन चाहिए। ये लोगों में भावना उमड़ी और लोगों के मन में जो विचार पैदा हुई, बहुत ही अच्छा विचार पैदा हुई अपने देश के प्रति। तो यही भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। दोस्तों यही है राष्ट्रवाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अब आगे समझते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निरंकुशवाद किसे कहते हैं। हमने राष्ट्रवाद समझ लिया, अब समझते हैं दोस्तों निरंकुशवाद किसे कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निरंकुशवाद। अब इसे समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं निरंकुशवाद क्या होता है। देखिए बोल रहा है कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक ऐसी सरकार होती है या फिर कोई सरकार है, या एक ऐसी शासन व्यवस्था जो वहाँ के शासन को चलाती है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, किसी प्रकार का दोष ना हो, मनमानी ना हो। अर्थात इसका मतलब कि तनाशा, सैन्य बल या दमनकारी सरकार को निरंकुशवाद कहते हैं। यानी निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है कि जो सरकार तनाशा चलाती है, मनमानी चलाती है, जनता के विरुद्ध काम करती है, जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जो आप सरकार आप जनता पर ही अपना रोब दिखाती है, उसी को बोलते हैं दमनकारी सरकार। निरंकुशवाद उसी को कहते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाते हैं। देखिए निरंकुशवाद वही होता है जो कहे कि राज्य में वही होगा जो मैं कहूँगा। निरंकुशवाद का मतलब होता है कि दोस्तों कोई सरकार है और वो कह रहा है आपसे कि राज्य में वही होगा, देश में जो मैं कहूँगा, यही हुआ निरंकुशवाद। उसके फैसले पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है कि उसका सवाल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता है। वो जो भी करे मनमानी करे, इससे किसी को जनता को मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही टोकना चाहिए। न संसद, न जनता, न कोई कानून उस पर कोई अधिकार जमा सके, कोई नहीं। दमनकारी सरकार या निरंकुशवाद सरकार का मतलब यही होता है कि वो जो बोले वही होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि फ्रांस के राजा लुई 14 जो होता है, जो लुई 14 फ्रांस का जो राजा था वहाँ का, तो उसने कहा था कि आई एम द स्टेट। उसने क्या कहा था दोस्तों, आई एम द स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में ही हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कितना बड़ा बात है ये। मतलब मैं ही राज्य हूँ और राज्य में कोई नहीं, जो कुछ होगा राज्य में मेरे ही शासन से चलेगा और मेरे ही जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो इसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद आपको क्लियर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, यूटोपिया क्या है। यूटोपिया क्या है दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देख लेते हैं यूटोपिया क्या होता है।
देखिए, एक ऐसी समाज की कल्पना जिसका वास्तव में सरकार होना असंभव है। क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर निरंकुशवाद की सरकार है, लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, वास्तव में सरकार ऐसी होना चाहिए जो क्या होती है, जो सबको अधिकार दे, कानून बराबर हो। लेकिन ये एक काल्पनिक होता है। आप समझाते हैं आपको यूटोपिया अच्छे से। देखिए, यूटोपिया होता है कि एक ऐसा समाज सब कुछ सही हो, जहाँ पर सब कुछ सही लगे, कोई अन्याय ना हो, गरीबी ना हो, सब लोग समान और खुशहाल जिए, उसी को बोलते हैं यूटोपिया। लेकिन ये एक काल्पनिक सोच है लोगों की। ये संभव नहीं है दोस्तों, ये असंभव है। यूटोपिया का मतलब यही होता है, ये एक कल्पना समाज है जहाँ पर लोग चाहते हैं कि यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ हम पर कोई राज अपना धोप नहीं दिखाएगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। यही चीज़ें है जो लोगों के मन में है। लेकिन यूटोपिया का मतलब ये एक काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, रूढ़िवादी क्या होता है। देखिए, रूढ़िवादी समझिए आप लोग, रूढ़िवादी क्या होता है यहाँ पर समझिए। पुराने परंपरागत विचारों, रीति रिवाजों और शासन प्रणाली को बनाए रखना और परिवर्तन या सुधारों का विरोध करना, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि बदलाव कुछ हो। इसका मतलब आप समझ लीजिए, पुराने विचारों को लोग लेकर के चलते हैं, जो पहले के ज़माने के लोग बोल देते थे, उसी को मान के आगे चलना है। कोई सवाल नहीं कि आखिर हम लोग क्यों मान रहे हैं। ये कोई भी रीति रिवाज हो और कोई भी शासन प्रणाली हो, कोई मतलब सवाल नहीं उठाएगा, बस जो चल रहा है उसी को चलने दो। यानी लोग नहीं चाहते कि बदलाव हो, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी। तो देखिए, रूढ़िवादी का मतलब जो लोग बदलाव से डरते हैं। क्या दोस्तों, जो लोग नहीं चाहते कि बदलाव हो ही, जो चल रहा है वैसे ही चले, और पुरानी परंपराओं को सही मानते हैं कि जो चल रहा है वो ही हमारे लिए सही है, हम कोई बदलाव नहीं चाहते, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखिए, बोल रहा है कि रूपक क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रूपक क्या होता है, रूपक को समझिए। बोल रहा है कि जब किसी विचार या देश या भावना को एक प्रतीक या व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। रूपक क्या है दोस्तों, एक विचार है। रूपक क्या है, एक विचार है जो किसी देश या भावना को प्रतीक या फिर व्यक्ति के जरिए इंगित किया जाता है, दिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं रूपक। जैसे समझिए, जैसे लेडी ऑफ लिबर्टी नाम की एक महिला को दिखाया गया है। लेडी ऑफ लिबर्टी, याद रखिएगा, लेडी ऑफ लिबर्टी नाम की एक महिला थी, इसको दिखाया गया है। वह क्या करती थी, वह हाथ में मशाल लिए होती है, जो ज्ञान और आज़ादी का प्रतीक होती है, इसी को बोलते हैं रूपक। क्या होता है, जो किसी इंसान के जरिए इंगित किया जाता है, जो ज्ञान और आज़ादी का प्रतीक होता है। यहाँ महिला जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसी को बोलते हैं रूपक। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है, आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरा इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुआ था। ये जो जैकोबिन क्लब था वो एक क्लब था दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुआ, 1789 को, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यही हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति 1789 को, तो इसके बाद ही उसकी स्थापना हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव को लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नेपोलियन संहिता का गठन कब और किस नाम से किया गया। नेपोलियन संहिता एक था, उसका गठन किया गया था, कब और किस नाम से, तो 1804 को नागरिक संहिता के नाम पर। किसके नाम पर दोस्तों, नागरिक संहिता, याद रखिएगा 1804 को। अब देखिए आगे समझते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको समझा दिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, अब है उदारवाद। तो उदारवाद क्या होता है, इसे भी आप लोग समझिए। कह रहा है कि एक ऐसी विचारधारा जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित हो। क्या है दोस्तों, एक विचारधारा है। उदारवाद का मतलब क्या होता है, विचारधारा जो चाहता है कि स्वतंत्रता, समानता और सबको न्याय मिले, या फिर न्याय पर आधारित हो। उदारवादी लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को बोलने की या फिर सोचने, काम करने और संपत्ति रखने की आज़ादी मिले। उदारवाद का मतलब क्या आता है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें लोग चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, सबको न्याय मिले, सबको क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, और सबको बोलने के अधिकार हो, सोचने के अधिकार हो, काम करने के अधिकार हो, और संपत्ति रखने का आज़ादी मिले, उसी को बोलते हैं उदारवाद। देखिए, उदारवाद आपको समझ में आया। चलिए आपको और अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए, उदारवाद का मतलब होता है कि खुले विचारों वाला समाज,
क्या है इसका डिमांड? उदारवाद का, खुले विचारों वाला डिमांड। यहाँ कुछ भी आदमी कोई भी सोच सकता है, विचार कर सकता है, अपना काम कर सकता है। जहाँ हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति को अधिकार की स्वतंत्रता हो और कानून सबके लिए बराबर हो, उसी को बोलते हैं उदारवादी या फिर उदारवाद, उसी को बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? ये मेटरनिक ने कहा था दोस्तों। ये किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था, जो शायद ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। देखिए आगे समझेंगे। जब फ्रांस छींकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब फ्रांस छींकता है तो बोल रहा है कि फ्रांस के छींकने से बाकी यूरोप को, सभी यूरोप को क्या होता है? सर्दी जुकाम होने लगता है। ये मेटरनिक ने कहा था, ये एक वाक्य दिया था उसने। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि यूनान कब और किस संधि से स्वतंत्र हुआ था? तो 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि से वो स्वतंत्रता मतलब उसे मिली थी यूनान को। 11 नंबर, नेपोलियन को कौन कौन सा देश मिलकर हराया था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कौन कौन से देश मिलकर हराया था? तो उसमें ब्रिटेन शामिल था, रूस था, प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था और स्पेन था। ये सभी देश, 5 देश मिलकर के नेपोलियन का हराया था। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी किसने रखी थी? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे सारे यूरोप को क्या होता है कि सर्दी जुकाम होने लगता है। ये मेटरनिक ने कहा था, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था? एक चांसलर था। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे हमारा क्या रहा है कि जोसेफी मैथ्सिनी कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जोसेफी मैथ्सिनी है शायद, वो कौन था? उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए जोसेफी मैथ्सिनी जो है, जोसेफी मैथ्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी नेता थे। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? जिससे जहाँ पर कोई चीज़ बदलाव हो रहा हो उसी को बोलते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब बदलाव होता है। तो जोसेफी मैथ्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी नेता थे। क्या थे? एक नेता थे, लेकिन वो क्रांतिकारी पर विश्वास रखते थे। इनका जन्म 1807 को हुआ था जेनवा शहर में। कहाँ हुआ था? तो जेनवा शहर में हुआ था 1807 को। याद रखिएगा दोस्तों, जेनवा शहर में। आगे बढ़िए, क्या रहा है कि इटली के एकीकरण किसने किया था? इटली के एकीकरण, अब आगे समझेंगे। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये क्वेश्चन पूछता है, शायद हम लोग के समय में पूछा था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण पूछेगा, उसमें जर्मनी का एकीकरण पूछेगा, तो आगे हम लोग समझेंगे। पहली बात देखिए, इटली का एकीकरण किसने किया था? तो जोसेफी मैथ्सिनी ने किया था, इसका एकीकरण किया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए कौन कौन सा कदम उठाया था? आइए नेपोलियन के बारे में यहाँ समझते हैं। अब देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए, 15 का बोल रहा है कि कर संग्रह प्रणाली को सरल और व्यवस्थित बनाया। नेपोलियन जो था वो अपने शासन वाले क्षेत्र में, जो वहाँ पर शासन कर रहा था नेपोलियन, जहाँ पर वहाँ पर सोचा कि और ज़्यादा कुशल बनाए, डेवलप बनाए, यहाँ पर लोग नाम करें। तो ये था। देखिए तो कौन कौन सा उसने कदम उठाया था? पहला कदम उठाया था कि कर संग्रह, जो टैक्स होता है, उस प्रणाली को सिंपल बनाया गया और व्यवस्थित बनाया गया, ताकि सब आदमी कर दे पाए, लेकिन उतने ही जितना वो लोग अफोर्ड कर पाए। अब देखिए 2 पॉइंट नंबर कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी को बराबर अधिकार दिया गया। जो नेपोलियन था वो अपने शासन वाले जो क्षेत्र था वहाँ पर सबको कानून के समक्ष सबको बराबर अधिकार दिया गया कि तुम ऊंच नीच, बड़ा नीचा, मतलब छोटा कुछ नहीं होता है, सबको समान अधिकार दिया जाए। 3 देखिए पॉइंट नंबर, कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। नेपोलियन के समय जो था वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है। आगे समझिए, आगे है पॉइंट नंबर 4, शायद 4 है। 4 देखिए, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। क्या गया दोस्तों? जो व्यापारी लोग होते थे, व्यापार करते थे, और जो उद्योग होते थे, उद्योगकारी या फिर उद्योगपति लोग होते हैं, कारखाने चलाते थे, उन्हें भी बढ़ावा दिया गया कि तुम काम करो और ज़्यादा डेवलप करो। और 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि धार्मिक और जातिगत भेदभाव को कम किया गया है। जो वहाँ पर धार्मिक भेदभाव थी, जातिगत भेदभाव, तुम इस जात के थे, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है तुमसे, तो ये सब सारी चीज़ें क्या किया गया? वहाँ पर ख़त्म किया गया और सबको समान अधिकार दिया गया। वहाँ पर इस भेदभाव को कम किया गया। आगे देखिए, जोसेफी मैथ्सिनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोल रहा है कि जोसेफी मैथ्सिनी कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जोसेफी मैथ्सिनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो क्या रहा हमारा आंसर, देखिए जोसेफी मैत्सिनी इटली का महान क्रांतिकारी नेता थे। जैसा कि हमने आपको बताया इटली का क्या थे, एक नेता थे लेकिन क्रांतिकारी। क्रांति का मतलब बदलाव, तो जो नेता बदलाव चाहते हैं उसी को बोलते हैं क्रांतिकारी नेता। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि वे निरंकुश राजतंत्र का विरोधी थे। जो निरंकुश होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि निरंकुशवाद क्या होता है, जहां पर जो जो राज्य में वही होगा जो मैं कहूँगा, जो ऐसी सरकार कहेगी कि राज्य में वही होगा जो हम कहेंगे। निरंकुश का मतलब वो यही होता है कि अपनी मनमानी शासन चलाना, उसी को बोलते हैं। तो ये निरंकुश जो करते थे ना, उस सरकार के ये विरोधी थे। ये हमेशा क्रांति चाहते थे, बदलाव चाहते थे। अब देखिए 3 नंबर 3 पॉइंट जो देखिए, वे लोकतंत्र के समर्थक थे। जो मैत्सिनी होते हैं, जोसेफी मैत्सिनी होते हैं, वे लोकतंत्र के समर्थक थे। वे लोकतंत्र पर विश्वास करते थे। लोकतंत्र जहाँ सबको बोलने के अधिकार हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, प्रेस जनता की स्वतंत्रता हो, मीडिया की स्वतंत्रता हो, जो अपनी सरकार से सवाल पूछे, ये सारी चीज़ें जो छूट मिलती है उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। जहाँ सबको वोट देने का अधिकार हो, जहाँ सबको समान अधिकार हो, उसी को बोलते हैं। तो वे जोसेफी मैत्सिनी जो होते हैं वो लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, साथी होते हैं। 4 नंबर देखिए, उन्होंने इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार किया था। यही है इटली का एकीकरण, हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि उन्होंने इटली के एकीकरण को, यानी इटली को जोड़ा उन्हीं ने, उसकी रूपरेखा तैयार किया था, इसका नेतृत्व किया था उसी ने, जोसेफी मैत्सिनी ने। ये आप लोग याद रखिएगा गाइस। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। वहाँ पर जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ था वहाँ पर, तो महिलाओं की भी कुछ न कुछ भूमिका थी, उसी को आपको लिखना है। आइए समझते हैं आंसर। देखिए तो बोल रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो राष्ट्रवादी वहाँ पर हुआ था तो उसके संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठन तैयार किए थे, यानी महिलाओं का भी अलग राजनीतिक एक संगठन बना लिया था उसने, वो तैयार किए थे। वहाँ पर उन लोग अपना राजनीति में कुछ कूटनीति कर रहे थे, बदलाव चाहते थे। तो देखिए 3 नंबर क्या करा है, क्या लगा कि महिलाओं की राजनीतिक बैठक में भाग लेना शुरू किया। यानी वहाँ की जो महिलाएं थी, वो महिलाओं की जो राजनीतिक बैठक होती थी वो भाग लेना शुरू कर दिया था। वो भी चाहती थी कि बदलाव हो। देखिए 4 नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 4, महिलाओं के प्रयास से ही उन्हें राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार मिला। यानी महिलाओं ने बहुत प्रयास किया तब जाके उन्हें राजनीतिक अधिकार मिला, आर्थिक अधिकार मिला। तो यहाँ महिलाओं की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। आगे समझते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जो बाल्कन प्रदेश होते हैं उनमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। राष्ट्रवादी का मतलब तो हमने आपको समझा ही दिया है सबसे पहले ही। अब यहाँ समझते हैं। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि बाल्कन का बहुत सा नागरिक ईसाई था। वहाँ का नागरिक क्या था? ईसाई था दोस्तों। परंतु तुर्की के मुसलमान उन पर अत्याचार करते थे। ईसाई पर जो थे वो तुर्की के जो मुसलमान होते हैं, तुर्की एक देश है, वहाँ का मुसलमान जो था वो ईसाई पर अत्याचार करता था। अब देखिए 2 नंबर, बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। ये जो बाल्कन प्रदेश होते हैं, यहाँ पर बहुत अनेक जातीय समूह होते हैं जो निवास करते हैं। बाल्कन के राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, यानी घिन करता था। बाल्कन का एक राज्य दूसरे राज्य से ही क्या करता था? घिन करने लगता था। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि मारियान कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उनका क्या महत्व है, यानी इसका क्या मतलब बनता है। कि मारियान के बारे में यहाँ आपको समझना है। आइए समझाते हैं आपको कि मारियान कौन थे। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि मारियान फ्रांस में राष्ट्रीय एकता के रूप प्रतीक चिन्ह है। मारियान क्या है दोस्तों? फ्रांस में राष्ट्रीय एकता। एकता का मतलब क्या होता है? कि एकजुट होना। तो राष्ट्र के प्रति एकजुट होना, तो इसका एक प्रतीक चिन्ह है, एक चिन्ह है। तो इनकी मूर्तियाँ जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाती है, यानी चौराहों पर लगाई जाती है, जहाँ पर लोग गुजरते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? रोड होते हैं और बीच में उनकी मूर्तियाँ को लगाई जाती है। तो इनकी प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय की प्रतीक माना जाता है। न्याय का प्रतीक माना जाता है इसी की मूर्ति को, मारियान को। याद रखिएगा दोस्तों, मारियान कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी वो पूछता है। तो मारियान कौन थी? इसकी प्रतिमा जो थी वो स्वतंत्रता, एकता और न्याय के प्रतीक माना जाता है। अब आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मैंने लिखा नहीं है लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी इटली में जो एकीकरण हुआ था उसकी प्रक्रिया को आपको बताना है। इटली किस तरह एक हुआ।
आइए समझते हैं। क्या रहा है कि 19वीं शताब्दी में इटली कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो 19वीं शताब्दी होते हैं दोस्तों, उसमें इटली जो है कई छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो 2 नंबर देखिए, इटली के लोगों में एक स्वतंत्रता और एकता की भावना बढ़ने लगी। यानी इटली के लोगों में धीरे धीरे स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लगी, एकता की भावना बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3, मेटरनिक ने, यहाँ देखिए, ये देखिए, रुकिए कहाँ पर है, स्वतंत्रता और एकता की भावना बढ़ने लगी थी। 3 नंबर देखिए, मैथ्सिनी ने, सॉरी गाइस मेटरनिक बोल दिया, मैथ्सिनी ने यंग इटली एवं यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। जो मैथ्सिनी होते हैं वहाँ पर, उसने यंग इटली, यंग जिसमें क्या था, यंग का मतलब क्या होता है कि जो ना, जहाँ सभी नौजवान हो, जवान पार्टी हो, उसी को बोलते हैं यंग इटली। तो इस नाम की एक संगठन बनाई थी, उसने स्थापना की थी। 4था नंबर बोल रहा है कि केवूर, वहाँ जो केवूर होता है, वो केवूर ने फ्रांस के साथ मिलकर केवूर जो होते हैं, फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया था, ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, जिससे उत्तरी इटली के क्षेत्र में आज़ादी मिली थी, जिससे उत्तरी जो इटली होते हैं उस क्षेत्र में आज़ाद हो गई थी। अब देखिए 5 नंबर क्या करा, इस प्रकार अंततः इटली का एकीकरण 1861 को संपन्न हुआ। इसी प्रकार इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1861 को संपन्न हो गया था। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त में वर्णन करें। यानी जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी जो एक हुआ था, एकजुट हुआ था, उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, तो उसको आपको वर्णन करना है। आइए समझते हैं। क्या रहा है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी लगभग 39 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। 39 स्वतंत्र राज्य में बटा हुआ था जर्मनी, अलग अलग। 2 नंबर देखिए, जर्मनी भाषी लोगों में एक राष्ट्र एक राजा की भावना पनपी। यानी वहाँ के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी ये विचारधारा आने लगी कि हमें भी एक राष्ट्र चाहिए, एक नेशन चाहिए, एक ही राजा चाहिए जो इस शासन को चलाए, ना कि अलग अलग। तो इस तरह वो मतलब क्या हुए, एकीकरण हुए जर्मनी। तो जर्मनी में 2 प्रमुख शक्तियाँ थी, एक प्रोसिया और ऑस्ट्रिया। 2 शक्तियाँ कौन कौन सी थी, प्रोसिया और ऑस्ट्रिया। ये 2 क्या थी दोस्तों, शक्तियाँ थी। कह रहा है कि प्रोसिया ने जर्मनी के एकीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। जो प्रोसिया होते हैं उसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उसने। अब देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि ओटो वन बिस्मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओटो वन बिस्मार्क जो है वो बहुत ही अच्छा काम किए थे। यहाँ पर उसने प्रोसिया के प्रधानमंत्री बने थे। यानी ओटो वन बिस्मार्क जो थे प्रोसिया के प्रधानमंत्री बने थे। प्रोसिया ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही अच्छा के नेतृत्व किया था। तो ओटो वन बिस्मार्क जो थे वहाँ के क्या बने, प्रधानमंत्री। लोगों ने उनको वहाँ का बना दिया। अब देखिए 6 नंबर क्या करा कि उन्होंने लोथरिंग नीति और कूटनीति के बल पर जर्मनी का एकीकरण किया। यानी बहुत सारे लोगों को विचार आने लगी, लोग नेतृत्व करने लगे, कूटनीति करने लगे कि ऐसे ऐसे प्लानिंग बनाने लगे, तब जाकर जर्मनी का रूपरेखा तैयार हुआ, तब जाकर जर्मनी एक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो है, तो दोस्तों पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अगर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसे एक बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसमें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड आपको नोट्स और PDF के माध्यम से आपको मिल जाता है कोई भी सवाल या फिर कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।